संकालन जनमत के पेज से आज एनईपी के ऊपर जो डिस्कशन हम लोगों ने रखा, इस पे आए हुए तमाम साथियों को इनकलाबी सलाम पेश करते हुए, जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मोदी सरकार ने एक आपदा के दौर में, पार्लियामेंट जब सदन में नहीं है और टीचर्स और स्टूडेंट्स और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स ने जिस हिसाब से इस पॉलिसी को लेके सवाल उठाए हैं, कैसे ये एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है, एक्सक्लूजन को प्रमोट करेगा, कैसे लोगों को बाहर करेगा और बाहर रखेगा, अगर सरल भाषा में बोला जाए, इस पूरी सिस्टम को कैसे ये लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, कैसे नेशनलाइज कर रहे हैं एक्सक्लूजन को, ये कई सारे हम लोगों ने आर्टिकल्स हाल फिलहाल में देखा। और दूसरे तरफ सरकार के तरफ से जो वक्ताएं हैं और जिसको हम गोदी मीडिया प्यार से कह भी सकते हैं, उन लोगों ने जैसे वाहवाह किया है। कुछ हम्म। इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगता है इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले फ्लैग करना चाहता हूँ और हमारे स्पीकर्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हमारे साथ नंदिता नारायण है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, पहले डूटा के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। राधिका मेनन है, फैकल्टी। और मैं जो ब्रॉड पॉइंट्स एक आउटलाइन करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन ने भी इस बात को बहुत बारीकी से रखा कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने कंपनियां हैं, वो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को चेरिश कर रहे हैं। उनके शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बाइजूस हो जाइए, गूगल हो जाइए, या अलग अलग कंपनीज हो जाइए, वो देख रहे हैं कि जैसे एनईपी ने खास तरीके से पूरे 33,000 से ज्यादा इस पूरे डॉक्यूमेंट में अक्षर वर्ड्स हैं, बट और उसमें अधिकतर अगर किसी के बारे में बात अगर किया गया है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन के बारे में। और कहा जा रहा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन 50% पे ले जाए। इस पे हम आगे बात करेंगे, कैसे हानिकारक है, कैसे शिक्षा नहीं है, कैसे 60% से ज्यादा लोगों को बाहर करेगा शिक्षा से। दूसरा, जो कस्तूरी रंगन जी ने भी जो अपने बात में रखा और कई जगह पे भी आया कि कैसे स्कूल शिक्षा में लैंग्वेज मदर टंग में पढ़ाएंगे, उसको लेके अलग अलग तरीके के विचार निकल के आए हैं। क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों पे लागू नहीं होगा, कैसे ड्यूअल सिस्टम होगा, इस पे राधिका जी इस पे विस्तार पे स्कूल एजुकेशन पे बात रखेगी। सबसे डरावना मुझे लगता है पूरे शिक्षा प्रणाली में जो आया है, फंडिंग मॉडल से लोन मॉडल में जो कन्वर्ट हुआ है, इसको लेके अलग अलग तरीके से मोदी सरकार ने पॉलिसीज लाया। ग्रेडेड ऑटोनॉमी लाया, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी को जो लॉन्च किया कैनरा बैंक के साथ टाई अप करके। और इसका छोटा उदाहरण में, एनईपी लागू हुआ, कैबिनेट पास किया, 3 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ट्वीट करते हैं सेलिब्रेट करते हुए कि जेएनयू को 477 करोड़ का लोन फीफा सैंक्शन करता है। एंड जैसे ही लोन सैंक्शन हुआ है, वाह वाह हुआ है। और आज जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, 3 घंटे पहले वाइस चांसलर ने और एक ट्वीट किया, कहते हुए अब वो एक पार्टनरशिप में जा रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक कंपनी है जो असाइनमेंट्स और क्लासेस को हैंडल करता है, उसके साथ जेएनयू एक टाई अप में जा रहा है। और इसकी एक वाहवाह हो रही है। मुझे लगता है ये दो इंस्टेंसेस हम लोगों को दिखाता है कि किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है ऑनलाइन कंपनीज को और शिक्षा व्यवस्था में लोन मॉडल को। और मैं आखिरी में इसी बात से बोलूंगा और इसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे, कैसे इस पूरे शिक्षा नीति में रिजर्वेशन के बारे में एक बार भी पूरे डॉक्यूमेंट में जिक्र नहीं किया है। सोशल जस्टिस के बारे में मात्र 2 बार 3 बार जिक्र किया है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस फ्रेज को भी अगर हम इंक्लूड करें तो वो तीसरा फ्रेज हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट में सरकार कह रहा है हम 6% ऑफ जीडीपी को खर्च करेंगे शिक्षा पे, बट पब्लिक फंडिंग के बारे में मात्र 2 बार जिक्र किया है। और कुल मिला के 17 बार पब्लिक प्राइवेट फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप के बारे में जिक्र किया है। और जो 4 साल का मल्टीपल एंट्री एग्जिट डिग्री के बारे में जो बोला जा रहा है कि चॉइस बेस्ड होगा, बहुत बेहतरीन होगा, दुनिया के प्रोग्रेसिव वैल्यूज को लाएगा और वोकेशनल कोर्सेज के साथ रहेगा, कोई फिजिक्स पढ़ सकता है, कोई हिस्ट्री पढ़ सकता है साथ में। कहीं ना कहीं इसके मास्क में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में एंट्री देने की ये पॉलिसी है। और मल्टीपल चॉइस और चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के नाम पे आप स्टूडेंट के हाथ में एक बास्केट दे दे रहे हैं,
और उसको सुपरमार्केट में जैसे जाते हैं सब्जी और चीजें खरीदने के लिए, उसको बोल रहे हैं कि जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना शिक्षा तुम प्राप्त कर पाओगे, उतना क्वालिटी प्रोडक्ट तुम खरीद पाओगे। और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं सुपरमार्केट में, वैसे आप लोन लेके शिक्षा प्राप्त कीजिए। एक डेट बेस्ड, लोन बेस्ड एजुकेशन को स्कूल से लेके आपके हायर एजुकेशन में, स्कूलों को बंद करते हुए, कॉलेजों को बंद करते हुए, महाविद्यालय, महा स्कूल बनाने की जो प्रस्ताव ला रहे हैं, इसको लेके हम विस्तार में बात करेंगे। तो मैं पहले नंदिता जी से ही शुरू करना चाहता हूँ। वो डूटा के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, टीचर भी रहे हैं, और क्योंकि मैं खुद हायर एजुकेशन से आता हूँ तो मेरी खुद थोड़ा बयासनेस हायर एजुकेशन को आगे लाने के लिए है। मैं फिर राधिका जी के पास जाऊंगा। नंदिता जी। ठीक है, थैंक यू बालाजी। आपने मेरा काम काफी आसान कर दिया, क्योंकि बहुत सारे पहलू आपने यहीं पे हाईलाइट कर दिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, हमारे कई जो मित्र हैं जिन्होंने कुछ आर्टिकल्स इस पॉलिसी पे लिखे हैं, बिना इसकी तह में जाए, बिना इसको पूरा डेप्थ में समझें, कुछ मीठी मीठी बातें, कुछ अच्छी लैंग्वेज, हर पैराग्राफ में होलिस्टिक आ रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी आ रहा है, और ऐसी बातें जो हमको सुनने में अच्छी लगती हैं कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से किसी को बाहर नहीं रखा जाए, या प्रॉफिटियरिंग अलाउ नहीं की जानी चाहिए। बल्कि इन्होंने इसमें प्रियम्बल भी डाल दिया है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं डाला था। मे बी एज ए ट्रिब्यूट टू द फैक्ट कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक एंटी सीए आंदोलन चला था, कि जो संशोधन लाया जा रहा है नागरिकता कानून में, उसमें किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ये धर्म पे बेस्ड होगा। और जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उसमें लोग प्रियम्बल को बार बार पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और तिरंगा लहरा रहे थे, राष्ट्रगान गा रहे थे। तो हो सकता है इनको लगा हो कि हमें ये डाल देना चाहिए कि हमारी भी कमिटमेंट इसकी तरफ है। लेकिन पूरा जो फिलॉसफी जो निकल के आ रही है पूरे पॉलिसी में, उसमें प्रियम्बल में जो भी वैल्यूज हैं, और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1(1) फेडरलिज्म को जो कमिटमेंट है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो पूरा का पूरा इसके खिलाफ जा रहा है। चाहे वो सोशल जस्टिस का, जैसे बालाजी ने बताया, चाहे वो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात जो है, उसमें पूरी तरह से किस तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में, जो कई सदियों, मतलब कई दशकों से लड़के टीचर्स मूवमेंट और स्टूडेंट्स मूवमेंट ने थोड़ा बहुत डेमोक्रेटाइजेशन हासिल किया था, उसको पूरी तरह से निकाल दिया गया है। टीचर्स को बेजुबान बनाया जा रहा है, हायर एंड फायर की पॉलिसी होगी। और इसको लेके कहाँ से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहाँ से इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सवाल पूछने की प्रक्रिया, जो किसी भी एजुकेशन की क्वालिटी का एसेंस होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस होता है, उसी को निकाल रहे हैं। तो पॉलिटी कहाँ से आएगी? तो ये कह के मैं अपने जो कई मित्र हैं जिन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, हो सकता है कि जो 66 पेज का लास्ट में जो प्रेस रिलीज आया है, उसमें इन्होंने जो 484 पेजेस 2016 में आए थे, उसमें से इन्होंने उसका एक समरी देके, कुछ तो एक्सक्लूजन्स हैं जिसके बारे में शायद अभी हमारे साथी यहाँ पे बताएंगी, कि आरटी एक्ट का नाम हटा दिया है। लेकिन बाकी जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी, उसमें इन्होंने जितने भी HEIs हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो 50,000 अभी पब्लिक प्राइवेट मिला के जो हैं, उनको ये 15,000 कर देंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा एक तरीके से, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन। और उनका जो गवर्नेंस होगा, कोई अफिलिएटिंग सिस्टम अलाउड नहीं होगा। हमारे सारे कॉलेजेस, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेडरल स्ट्रक्चर एकदम खत्म कर दिया जाएगा, हर कॉलेज ऑटोनोमस बना दिया जाएगा। और उसमें जो मैनेजमेंट है, जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सारे पावर दिए जाएंगे। ये तो 66 पेज में लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या पास दिए जाएंगे ये आपको 484 पेजेस में मिलेगा। इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा ये आपको 484 पेजेस में होगा। तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट साथ पढ़ने हैं, क्योंकि 66 पेज में वो जो डिटेल्स 484 पेजेस में है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था 2019 31 मई वाला, उसमें सारा डिटेल मिल जाता है। वो बहुत ही उसमें चिंताजनक बातें हैं
जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पब्लिक फंडेड एजुकेशन के कफन में आखिरी कील है। इसको लगातार कमजोर किया जा रहा है, और पॉलिसी को समझने के लिए हमें दो तीन चीजें जरूर समझनी पड़ेंगी कि हमारा इतिहास क्या रहा है, खासतौर से रीसेंट इतिहास। 90 से ही, लिबरलाइजेशन इरा से ही किस तरह से कोशिश की जा रही थी कि पब्लिक फंडिंग को पीछे लिया जाए। हायर एजुकेशन खासतौर से नॉन मेरिट गुड माना गया, और बार बार हमको लड़के अपनी फंडिंग के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें सरकार से मांग करते रहे। और बल्कि जो 64 में कोठारी कमीशन ने कह दिया था कि कम से कम 6% जीडीपी का होना चाहिए, वो कभी भी हमको नहीं मिला। और आज के दिन हम जीडीपी की बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जीडीपी में ये लोग जितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, परोपकारी इन्वेस्टमेंट है, वो सारा जोड़ देंगे। हम चाहते हैं कि सेंट्रल बजट का कम से कम 10%, अगर आपको बैकलॉग भी देखना है कि इतने सालों से जो नेग्लेक्ट हुआ है, वो मिलना चाहिए। तो हायर एजुकेशन में जो नई चीजें इसमें आई हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस में, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इनकी फिलॉसफी है कि अभी तक हम इनपुट देखते आए हैं, और अब हम इनपुट नहीं दे, इनपुट मतलब फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो आप इंस्टीट्यूशंस में देते हैं सरकार की तरफ से, और आउटपुट होता है वो अब मेजर करेंगे रिजल्ट क्या है, कितना पैसा टीचर्स कमा पा रहे हैं इंस्टीट्यूशन के लिए, ये सारी चीजें मेजर ऑफ आउटपुट रहेंगी। तो इनपुट देखे बगैर आउटपुट कैसे देख सकते हैं? अगर किसी कॉलेज को स्टाफ करके आप वहां पे टीचर अपॉइंट नहीं करके, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देके उम्मीद करते हैं कि उनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, compete करेंगे वो एलिट कॉलेजेस से, तो ये तो बहुत ही गलत मान्यता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इनपुट बहुत देख लिया, अब आउटपुट देखा जाएगा। तो एक तो ये इसमें फिलॉसफी है। दूसरा फिलॉसफी है डीरेगुलेशन। अभी तक यूजीसी रूल्स बनाते हैं कि सिलेक्शन कमिटीज कैसी होंगी, उसमें आपको मिनिमम सैलरी टीचर्स की क्या होगी, हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन इतने साल बाद मिलेगा, पेंशन मिलेगा। इसकी वजह से एक सिक्योरिटी होती है, टीचर्स टैलेंट अट्रैक्ट होगा हमारे इंस्टीट्यूशंस में, स्टूडेंट टीचर रेशो क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा आपको कितने टीचर्स मिलेंगे। ये सब रेगुलेशंस यूजीसी बनाती है। फीस पे कुछ कंट्रोल रहेगा, एटलीस्ट ऑन पेपर, हालांकि इन ऑलरेडी बहुत ज्यादा फी हाइक होना शुरू हो गया है। ये सारी बातें हैं। कोर्सेज में क्या होगा, उसका रिकग्निशन कैसे होगा, अब कह दिया गया है कि हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि हर एचईआई जो है उसका मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो सारी बातें तय करेंगे, उनको पूरी फ्रीडम है। और ये सब लिखा गया है उस 44 पेजेस में कि सिर्फ उनको अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वेबसाइट पे डालना है, बाकी उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आज के दिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग होती है और आपको कैपिटेशन फीस कोई ले रहा है, इस तरह की चीज कोई कर रहा है, मैल प्रैक्टिस है, तो आप उनको कोर्ट में ले जा सकते हैं। कोई जिलाधिकारी भी क्वेश्चन कर सकता है कि ये कैसे कर रहे हैं आप। लेकिन जब रूल ही नहीं रहेगा, जब कानून ही नहीं रहेगा, उनको अधिकार हो जाएगा मनमानी करने का, तो ये आप 15,000 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरह चलाएंगे। इससे और भी हमें पता चलता है जो कॉम्पोजिशन इसमें दिया गया है, कॉम्पोजिशन में इन्होंने 2/3 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें 3 तरह के लोग होंगे वो 2/3 में। नंबर 1 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, नंबर 2 representatives of primary funders. In other words, government is not planning to be a primary funder. वो हमें पहले से पता था, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपके 484 पेजेस में आ गया है। तो 1 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 प्राइमरी फंडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी कॉर्पोरेट हाउस हमारे इंस्टीट्यूशन को खरीद लेगा या कहेगा कि हम फंड करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठ के तय करेंगे कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, कोर्स का कंटेंट क्या होगा, फीस क्या होगी, वगैरह वगैरह। Number 3, which is really, I think, the most dangerous, is public spirited individuals, or some such words are used, public minded intellectuals. Now, we all know who these are going to be because we have seen the experience of the last few years. Every institution is being packed with the ideologues of the RSS. So we can see that which way they're trying to mold, these education institutions. इसमें आपका जो पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स कौन तय करेगा? जाहिर है वो जो शिक्षा आयोग है, या उसको आप सीएबीई का नाम बेशक दे दें, या उसमें प्राइम मिनिस्टर की जगह आप मिनिस्टर को भी बैठा दें, जो अलग अलग ड्राफ्ट में अलग अलग बातें आई हैं, फिर भी वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर है और एक पॉलिटिकली मतलब लोडेड, मतलब आइडियोलॉजिकली लोडेड
एक बॉडी होगी जिसके थ्रू ये तय किया जाएगा कि ये बहुत पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं समाज के, उनको हम डाल देंगे फलाना फलाना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। तो अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में देखिए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन the big corporate houses, the big corporate lobbies and the ideological, जो इनका एक राइट विंग एजेंडा है जिसमें तय करेंगे कि हिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत नहीं है या हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल को काट दो। अभी जो सिलेबस 9th to 12th के सिलेबस में कटौती आपकी 7th जुलाई को की गई, अनाउंस की गई है, उसमें फेडरलिज्म काट दिया, उसमें सेक्युलरिज्म काटा है, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल काटा है, उसमें सिटीजनशिप काटा है, उसमें एवोल्यूशन काटा है, डार्विन थ्योरी काटी, उसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर पीपल्स मूवमेंट, बिग डैम्स के खिलाफ पीपल्स मूवमेंट, ये सारी चीजें काटी हैं। तो किस तरह से नॉन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट की हो, स्टूडेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एजुकेशन ना हो, अपनी हिस्ट्री, अपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और लोगों के जो डाइवर्स स्ट्रगल्स हैं जिसके बाद हमारी एक डेमोक्रेसी, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उनके बारे में अगर स्टूडेंट वाकिफ नहीं रहेंगे तो आगे चल के वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाके इस तरह से प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे जब समझ ही नहीं होगी, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस तरह की नंदिता जी, अगर उनका हाँ मंशा है। हाँ, या मैं आपको अभी रोक रहा हूँ, फिर वापस आएंगे हम। हाँ, अभी ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हम इसको ब्रेक करेंगे 10-10 मिनट में, फिर Fine, fine. So I'm just concluding हाँ, by या saying that there's a marriage of convenience between these two forces. वो मनमानी चलेगी, and teacher, one last point, that it is categorically written there shall be no elected representation of teachers in the board of governors. अभी हमने लड़के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल में जो हासिल किया है वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, तो टीचर्स इसमें से बाहर रखा जाएगा डिसीजन मेकिंग से और बेजुबान हो जाएगा, नौकरी भी जा सकती है, आपको कॉम्पनसेशन कुछ तय करके ये लोग दे देंगे। So this is what we are going to face. It is a corporate model, top-heavy model, and really the last nail in the coffin of public-funded education. राम माधव जी ने तो पहले ही बोला था 50 साल के बाद, 50 साल में चुनाव खत्म कर देंगे, उसकी शुरुआत उन्होंने यूनिवर्सिटी से ही किया है। अभी तक जी स्टूडेंट इलेक्शंस के बारे में जो बात हमारे पास थी, अब वो स्टूडेंट इलेक्शंस रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं तुरंत अभी राधिका जी के पास जाऊंगा, 2 सवाल उनको छोड़ते हुए अपनी बात को रखने के लिए। जो जो पैटर्न हम लोग हायर एजुकेशन में देख रहे हैं, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज को बंद करके प्राइवेट के हाथ में सौंपना, और सेल्फ सर्टिफिकेशन और सेल्फ एवेल्युएशन, कि अब यूनिवर्सिटी अपना सेल्फ एवेल्युएशन देगा कि हमारे पास सारा चीज है, सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। कहीं ना कहीं सेम पैटर्न स्कूल एजुकेशन में भी दिख रहा है। एंड जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जो सरकार कह रहा है कि टिल 5th आइडिया कंपलसरी होगा मदर टंग, टिल 8th आइडियल होगा सिखाएंगे, और कहीं इन्होंने जिक्र नहीं किया कि वेदर दे विल क्लोज इंग्लिश मीडियम कंप्लीटली इन अदर प्राइवेट स्कूल्स और अदर, अगर नहीं करेंगे तो ड्यूअल नेचर होगा और एक्सक्लूजन होगा। और इन चीजों को लेके आप ज्यादा बताइए, और कैसे ये पैटर्न है या नहीं है, या ज्यादा खतरनाक स्कूल एजुकेशन में है या नहीं। कि सबसे पहले तो ये स्कूल एजुकेशन में जो होगा उसका असर तो एक तरह से स्कूल एजुकेशन एक बेस बनेगा हायर एजुकेशन में इक्वालिटी के सवाल को अगर फर्दर लेना हो। तो यहाँ पर है कि स्कूल एजुकेशन के स्तर पर ही बहुत तरह की असमानताएं दिखती है। उससे पहले मैं कुछ आपका ध्यान कुछ चीजों पर दिलाना चाह रही थी। सबसे पहले तो ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अनलाइक द प्रीवियस वन जो कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था। तो एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा एक नेशनल एजुकेशन का मॉडल इस वाले पॉलिसी में उसका एम्फेसिस देने का प्रयास किया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरह से ये एक समान शिक्षा प्रणाली, एक नेशनल लेवल पर एक कॉमन स्कूल सिस्टम या फिर एक बराबर शिक्षा का अवसर ये सबको मिलेगा, क्योंकि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक तरह से एक सुपरफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें किया है, कॉस्मेटिक चेंजेस में किया है, जिसका मैं जिक्र करूंगी। पर उससे पहले कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर एक तरह से इसका एम्फेसिस एक नेशनल एजुकेशन पर बल दिया गया है बाय एक तरह से वर्ड्स के ट्विस्ट के साथ, तो दूसरी तरफ इसमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि एक तरह से एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का डिमांड रहा है।
होलिस्टिक लर्निंग हो या क्रिटिकल लर्निंग हो। और इसको लेकर जैसे कि नंदिता जी ने भी अभी पहले कहा, बहुत सारे लोग इन शब्दों को लेकर काफी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने इसकी वाहवाही की है। पर इन शब्दों का प्रयोग का संदर्भ देखना बहुत जरूरी है। संदर्भ के बिना इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया गया है तो किस तरह का करिकुलम प्रपोज किया गया है वो देखना जरूरी है। और अगर और जो कि करिकुलम का जो नेचर है वो एक जैसे कि वो पूरा का पूरा एक तरह से लर्निंग आउटकम सेंट्रिक, एक तरह से वो लर्नर के ऊपर ओनर्स डालता है पूरे शिक्षा का अवसर का। ये यानी कि एक तरह से ये एक हम लोगों के पास एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जो स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में, जो कि सरकार से ज्यादा ये बल देती है कि जो लर्नर पर क्या लर्नर का एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से ज्यादा बनाती है। ये लर्निंग आउटकम सेंट्रिक है, बट लर्निंग आउटकम सेंट्रिक एक तरह से आउटकम या अटेनमेंट जैसे कि हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे उसके संदर्भ नहीं है कि एक तरह से लोगों को समान अवसर आगे के स्तर पर मिलेगा। क्योंकि इसमें जिस तरह से आउटकम है वो एक तरह से कुछ मॉड्यूलर बेस्ड कुछ एक तरह से शिक्षा के को एक डिकॉन्टेक्चुअलाइज तरीके से देखकर उसको एक तरह से मॉड्यूल्स में बनाकर उसको सीखने पर ज्यादा बल दिया गया है एक तरह से करिकुलर स्तर पर। तो इसलिए अगर वाहवाही हो रही है तो मुझे लगता है कि वाहवाही एक तरह से बहुत डिटेल रीडिंग के बिना किया गया है और इसके एक तरह से ऊपर के शब्द के कॉस्मेटिक अपीयरेंसेस के आधार पर किया गया है। और इसको अगर हम लोग और ये इस तरह से भी देखना चाहिए कि ये पूरा शिक्षा नीति एक पहली बार एक तरह से हम लोग 70 साल बाद अगर एक शिक्षा नीति एक 70 साल का प्रयोग रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, पर ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जो कि स्कूल एजुकेशन के स्तर पर ऐसे देखता है कि जैसे कि सब कुछ पहली बार हो रहा हो, एक्सेप्ट कहीं रेफरेंसेस दिया गया है दूसरे कि अभी इतने वर्षों में क्या स्थिति है। पर उसका एक्चुअली अभी जो पहले प्रयोग हुए हैं उस प्रयोग का क्या असर हुआ है स्कूली शिक्षा पर, उस पर बहुत ही कम बातचीत है। अगर आप देखो, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो वो उसका असर यहाँ दिखता है। जैसे कि अब यहाँ पर इसमें एक स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बातचीत की गई है और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एक तरह से स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रयोग 66 का कमीशन में भी मेंशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन कोठारी आयोग के नाम से जो जाना जाता है उसमें किया गया है। पर ये वो स्कूल कॉम्प्लेक्स एकदम नहीं है। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स एक तरह से पूरी तरह से जैसे आप साई आप जैसे बात कह रहे थे, ये एक तरह से एजुकेशन को बेसिकली रैशनलाइज करने के लिए ये एक तरह से ये बात उठाती है सब ऑप्टिमल, कहती है कि स्कूल्स जो हैं सब ऑप्टिमल हैं। वो कहती है कि स्कूल्स जो हैं एक तरह से दूर दराज के इलाकों में जो होते हैं उन स्कूल वो एक तरह से बेहतर तरीके से नहीं चलते हैं और क्योंकि वो एफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं हो पाता इनका, इसलिए इनको एक तरह से स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को उसका एक गवर्नेंस मैकेनिज्म की तरह बताया गया है। यानी कि एक तरह से जो दूर दराज के इलाकों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, अधिकांश बच्चे वही हैं जो कि एक तरह से जो एक तरह से डिसएडवांटेज्ड हैं, कई तरह से रीजनली हो या फिर किसी अधिकांश लोग सोशल ग्रुप्स में से आते हैं, दलित ग्रुप्स में से, आदिवासी ग्रुप्स में से, जो कि जिन या लड़कियां हैं इन समुदायों में से जिनको शिक्षा का अवसर कम मिलता है। और अगर वो लोकलाइज जिसको ये सब ऑप्टिमल स्कूल्स बोलते हैं, अगर उसको शट डाउन करते हैं और उसको रैशनलाइज करके एक स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के साथ लिंक करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बहुत सारे इन बच्चों को अवसर नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जहां तक आप जो सवाल कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन का ये एक तरह से कई स्तर पर ये स्कूल एजुकेशन में दिखता है। जैसे आप अगर एक तो ये पहले ये पूरी बात जो है ये उठाते हैं, ये एक तरह से पब्लिक फिलैंथ्रोपिक कम्युनिटी एफर्ट्स लगाता है। तो यानी कि पब्लिक फिलैंथ्रोपिक कम्युनिटी एफर्ट्स का मतलब क्या है? तो एक तरह से ये बेसिकली एक रीवर्डिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है। तो अब यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एट द स्कूल लेवल, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एट द स्कूल लेवल इज बेसिकली एक तरह से विड्रॉल ऑफ द स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हम लोगों को लगातार स्कूल वाले सेक्शंस में दिखता है, क्योंकि ये एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का जिक्र ही नहीं है वहां पर, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है। तो यानी कि एक तरह से स्टेट ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें
एक तरह से जो गवर्नमेंट हैं जो उसको दिशा निर्देशन देने के बजाय कि उसको क्या करना चाहिए, वो ये दिशा निर्देशन कर रही है कि जनता को क्या करना चाहिए। यानी कि बेसिकली इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से स्कूल एक तरह से लोगों के ऊपर डाल रही है, बाय एक तरह से बार बार फंडामेंटल ड्यूटीज के जिक्र करते हुए। दूसरी तरफ वो जो है एक कह रहे हैं कि स्कूल का जो स्कूल जहां जहां उपलब्ध नहीं है वहां पर पब्लिक फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स के माध्यम से स्कूलों का शुरू किया जा सकता है। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन का आपको दूसरी तरफ जो है एक टेक्स्ट बुक्स के संदर्भ में भी दिखाई देता है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक्स वो बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक्स को रीराइट, क्योंकि बहुत ये पूरा इसमें ये लोग लगातार पाठ्यक्रम रूपरेखा को बदलने के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरह से ये नया एक 5+3+3+4 एक नया स्ट्रक्चर सपोजिटली कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये 5+3+3+4 इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर नहीं देखा जाए, इसको बेसिकली करिकुलम और पेडागोजी के स्तर पर देखा जाए। और अगर करिकुलम और पेडागोजी के स्तर पर देखा जा रहा है, इसका मतलब है कि राज्य की तरफ से बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का आप एक्सपेक्ट मत करिए। ये कह रहे हैं कि जो भी होगा इसमें करिकुलर स्तर पर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होंगे वो एक तरह से उसके लिए जो भी तैयारी हो, जो टेक्स्ट बुक के माध्यम से हो या करिकुलम के चेंजेस में से हो, वो चॉइसेस के आधार पर हो। और वो चॉइसेस यानी कि बेसिकली प्राइवेट पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक मार्केट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उसको एक्सपैंड किया जाए। वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बहुत एक तरह से कई जगह पर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे कि किताबों का ट्रांसलेशन के संदर्भ में हो, या टीचर्स को बाइलिंगुअल अगर पढ़ाना हो या मल्टीलिंगुअल एनवायरमेंट में पढ़ाना हो, तो एक तरह से इंटरनेट के माध्यम से। हम लोग जानते हैं कि यूडाइस की जो डेटा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन जो डेटा है, स्कूल्स के जो डेटा आते हैं, उसमें ओनली 9.85% स्कूल्स के पास कंप्यूटर्स है, और सरकारी स्कूलों के पास, और उसमें से 4% के पास ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है। और इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि ये पूरे स्कूल्स में एक तरह से ये बेसिकली टीचिंग के लिए सब इनकम एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए। अगर इसको इस्तेमाल किया जाए और सरकार इसकी प्रोविजनिंग नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये जियो और इस तरह के इंडस्ट्रीज से IT इंडस्ट्रीज और इस तरह प्राइवेट प्रोविजनिंग ही इंटरनेट के लिए भी, और प्राइवेट प्रोविजनिंग ही ऑनलाइन रिसोर्सेज और कंप्यूटर के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का स्तर एक तरह से सबसे ज्यादा एक तरह से हम लोग को ये दिखाई देता है कि क्योंकि अगर ये पूरा एक तरह अगर लर्निंग आउटकम सेंट्रिक है, ये एक तरह से नव उदारवादी शिक्षा का जो मॉडल है, जिसमें एक तरह से शिक्षा को डिकॉन्टेक्चुअलाइज किया जाता है एक तरह के सामाजिक संदर्भ से, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग लिखना काफी नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग एक तरह से सामाजिक संदर्भ उसके बारे में सोचकर उसके बारे में उसके साथ एंगेज करके होता है। पर पूरी शिक्षा व्यवस्था स्कूल के स्तर पर वो मॉड्यूलर जो कि ऑलरेडी हायर लेवल पे फेल हो चुका है। हम लोग ने देखा है कि क्या है चॉइस बेस्ड करिकुलम, हम लोगों ने देखा है कि सेमेस्टर का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने ये देखा है कि मॉड्यूल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है। वो हायर एजुकेशन के लेवल पर जब उसकी सफलता नहीं हुई है, वो एक तरह से प्लस जो 9th 10th 11th 12th के लेवल पर वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खतरनाक ये बात है कि राइट टू एजुकेशन नॉर्म्स के जो नॉर्म्स लागू हुए थे, उसको भी एक तरह से जो उसकी कई तरह के क्रिटिसिज्म्स रहे हैं, पर उसके बावजूद उसके जो मिनिमम नॉर्म्स जो हैं उसको भी बेसिकली उसके रिस्ट्रिक्शंस को उठाने की बात कही है। और उसके उठाने का मतलब है, और उसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो भी जो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसके जो नॉर्म्स होंगे ऐसे जगह में जहाँ पर स्कूल्स नहीं खुले हैं, यानी कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर बच्चे जो एक तरह से डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, उन इलाकों में उस एरियाज में जो मिनिमम नॉर्म्स है उसको फुलफिल करने की आपको जरूरत नहीं है, उसकी रिस्ट्रिक्शन उठा दिया जाएगा। तो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक तरह से वो हर स्टेजेस पे हर तरीके से पेडागोजी हो, वो करिकुलम हो, वो स्कूल के रैशनलाइजेशन हो, वो उसके एक तरह से ओवरऑल फ्रेमवर्क हो, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क हो, उसमें नजर आता है।
थैंक यू राधिका जी। अभी इसमें 2 सवाल मुझे लगता रहेगा, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। वो है अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो महिलाओं का जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी कैसे एक्सेस पे इम्पैक्ट करेगा। और दूसरा लैंग्वेज क्वेश्चन, कैसे अगर मदर टंग में सरकारी स्कूलों में शिक्षा होगा पर प्राइवेट में इंग्लिश में होगा, कैसे डिस्पैरिटी को प्रमोट करेगा, कैसे थोड़ा सोशल जस्टिस के तरफ से भी खासकर दलित आदिवासियों ने अंग्रेजी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए आगे बढ़े हैं। बट हमारे साथ प्रोफेसर हरगोपाल हैज जॉइंड अस, एंड थैंक यू सर फॉर joining with us. Yeah. So no Yeah, problem. We were just discussing sorry. about higher education and school education. Professor Nandita Narayan was talking about higher education. Before I let you speak, I just want to raise a question, and with that you can start your discussion. Very important, pertinent point which Anil Sadgopalji has also raised in his article, which he has written in the front line, where he said that the NEP's push is towards online education and digital education, which will only benefit the bigger companies like Google, Byju's, or anyone whose shares have also jumped up. And two, World Bank is intervening in higher education, in the Indian education sector for the third time. First, it has done in the district school primary education sector, second time with the Sarva Shiksha Abhiyan, and now through the national education policy. And how it is the World Bank dictated policies where which it has signed. World Bank has signed an agreement with 6 states, and also there is a emphasis being seen within the document of NEP also. With this, I would like to invite you to place your views, but please do throw in a light about how online education is going to destroy, whether it is education, can we actually call it education, and how representation and marginalization are going to be affected with this. Thank you, sir. Yeah, am I audible? Yes, you're audible. Yes, yes. Yeah, okay. So nice to share this discussion with Nandita ji and Radhika. I'm so happy both to see them, because anyway we can't personally see them now, but this provides an opportunity for us to partly interact, partly to recall our own friendly memories. In fact, you have to locate the problem, contextualize or situate the problem in its larger political economy context. We can't understand education in isolation of your larger economic and political structure. Where are the entry points for resistance? What are the different areas where we have to open up our struggles? Will be more clear if only we understand that how political economy influences the education. But in fact, in this document, they do say that in a changing world, and in a in a globalizing world, and technologically changing world. So yes, technology plays a very important role. Technology has come into our life. But if I recall J.D. Bernal, who wrote a book on physics, The Expansion of Man, very forcefully argues that technology always responded to the demands of the dominant sections of the society. Himself was a physicist, one of the top physicists. He was an advisor to the British cabinet on education policy. But in this book, he explains from the Archimedes downwards how the breakthroughs in physics happened when there was a dominant class. The interests of the class became more articulate. The science and technology responded to them. I'll start there. So there, but he says that maybe over a period of time, after technology serves the dominant classes, it starts percolating. Maybe it also reaches ordinary sections of the society, but never technology in its history ever responded to the needs of the voiceless, marginalized, and disadvantaged. That's not the history of technology. So even if there is a communication breakdown, electronic revolution, and all that, this is the need of the more dominant sections of the society than the weaker sections. So today, as we stand,
whom the technology is accessible. In fact, in my own house, I have serious problems of internet. I had a lecture to CPM before I joined this one, but we had a serious. Therefore, we changed the system and we entered the laptop of my daughter-in-law. Otherwise, I was using my computer, and it gives a hell of problems. I'm in Hyderabad. It is supposed to be IT hub. And we are supposed to be, using this technology. But absolutely, I'm telling you that for last fortnight or so, whenever I am asked to speak, every alternate day I'm speaking, but there is a breakdown, and the system doesn't work. There is a power breakdown, and sometimes people are just waiting. These things are happening. So technology is not universally accessible. First, let's accept that it is accessible to certain sections of the society. Now, if you link it to the economy, nature of the economy, and look at the distribution of income and wealth, in fact, every 1 rupee rise in the national income, right, 54% goes to the 1%, and 20% get 40%. In other words, roughly, 77% of the income is in the hands of about 20%. And the 80% have to depend upon the rest of the income. This is the concrete economic scenario. Now, whom does the education serve? Whom does it serve? Whom does it respond to? Now, when actually Kothari Commission, was appointed, that was in India, restless India. Almost the unrest was setting in all over India. And that was the time when Kothari came and the socialism was still, in the circulation, and still certain egalitarian concerns were there. And therefore, Kothari Commission very clearly said that education should respond to social needs and not wants. And education is the conscience of a nation, and all that he has used. But they very strongly recommended for a common school, where education becomes universally accessible to all, quality education, equitable education. From that stand, if you look at 1985 document, the 85 document brought certain privatization, and that document brought dualism in the education. They brought one education for elite, Navodaya school. In fact, that was because from the disadvantage and from the marginalized sections, certain elite have grown, certain sections, very articulate sections have grown. And therefore, to cater to the needs of those people also, the government started certain schools for the disadvantaged people, because they thought that these articulate sections must be co-opted to the system. Otherwise, there will be more unrest, because they are the people who can go and mobilize the people. So those sections, they started responding to those sections. But 85 document, one good thing was it was debated for 2 years. We must have done any number of seminars. I'm sure that Nanditaji, we have perhaps attended number of seminars, and there is a public debate. But the way the present policy has been pushed through, now there is no parliament. The entire policy has not gone to the parliament. There is a COVID situation where we can't mobilize the people. And they found an opportune moment to push through a policy. But any government which thinks that this policy is for people, it's a pro-people policy, then the government happily goes to the people and said, this is our policy. And you get the consent of the people, you get the support of the people, because the government is planning something for everybody, or for the more disadvantaged. But this government or these policy makers have no face to go to the people. They are not even going to the parliament. The very fact that the policy has not gone to the parliament, nor they are willing to wait till the parliament session, the cabinet has already approved the policy. And the state government's role has been so marginal. And the whole trend is for centralization. Completely, it's a centralization. And you find that in the school education, entire curriculum will be prepared by NCERT for the whole nation. What happened to NCERTs? What happened to state government? What is the cultural, pluralism?
the diversity of the country, and all this is ignored. How is syllabus prepared by NCERT in Delhi can be relevant to Nagaland? How can it be relevant to different parts of India? So to the entire tribal belt of India. So there is a heavy centralization. And the government, I mean, the policy, the people say that the devil lies in the details. How the details are going to be worked out, that there we have to be much more careful. But this policy says revamping of all aspects of education structure, including its regulation and governance, to create a new system of education aligned to what? With aspirational goals of 21st century. What are these aspiration goals? Who are these aspirants of 21st century? Including sustainable development while building upon Indian traditions and value system. On the one hand, you talk of globalization. You talk of modern technology. You talk of using the internet, this all modern technology. On the other hand, you want to traditionalize the curriculum. So now how are you going to modernize the education and traditionalize and this strong value system, cultural system and all that? Not that I am saying that we should ignore our own values, but which values you want to incorporate? Which traditional knowledge you want to incorporate into education system? Would you bring Manu? Would you bring the Chanakya? Of course, is quoted in the documents. Chanakya is a great philosopher and all that. But you bring the Indian philosophers, Indian thinkers and all that. And the Nagpur school, it is very clear. Nagpur school of thought believes in completely traditionalizing and taking the education system into our own ancient culture and all that. That's their thinking. But you are also struck with the global capital. You are also struck with the language of growth. And you are struck with the language of technology. And obviously, one tension that is built into the public policy is, on the one hand, this great emphasis on the tradition. On the one hand, 21st century aspirational goals. And 21st century aspirational goals is, these 20% people, which I am referring to, given an opportunity, they want to put their children in foreign universities. They want them to earn lakhs of rupees. Their aspirations are different. Aspirational India is not aspirational India of the tribal India, not Adivasi India. They have no aspiration. Their very livelihood is a problem for them. There are no aspirations. And we have seen the migrant labor. Their aspiration is just go back to the village. I mean, that's do you include that aspiration? I mean, in your expression of aspiration, is it a part of that? Your 21st century? So when you talk of 21st century aspirational India and all that, then you are talking in a modern technological world. And therefore, you want to bring the modern technology into education. Now, this technology is available at the most, or at the best, this 20% of Indians. But the 80%, which Radhika ji was mentioning, 8%, roughly 8% of people have access to technology. I mean, that's the survey show. In Telangana, the Council for Higher Education did an official survey, and they say that at the best, 20% of the people have the internet or smartphone and all that, but 80% of them don't have it. That's the Council for Higher Education tells us. Now, if the 80% of the people do not have access to this technology and this internet, and power system being what it is, right? And you want to go for online education, for whom? And if you go for online education, right? Now, as what Anilji has been arguing is that online education is being promoted by the IT sector, right? And the IT sector will take over because the technology is almost privatized. It's hardly there is any technology controlled by the public domain, but most of the technology, technologically you have to go to them. Whether it's a Google, whether it's a Zoom or whoever, whatever it is, that you have to depend on them. They will start amassing the wealth by pushing this technology. But when you are talking of a policy, I would say that policy should always start, if one was to go to Gandhi, policy should always start keeping the reference point of the poorest people, mostly disadvantaged people. If you benefit disadvantaged, the better off anyway will benefit. See, if the policy is addressing the question of the marginalized, the better off automatically will be benefited.
But if you respond to the dominant sections and articulate sections and the better or wealthy sections, then that technology will not reach the common people. And if I go to my village, I don't know, because I keep going to my village. I think hardly, maybe the 10-15% people may be having, but it's a poor village. And in that village, there are lots of huts. Where is the smartphone? Where is the internet facility? Now you want online education for the children. Yes, my two granddaughters are every day attending online education, but my grandson, my brother's grandson in the village, absolutely that child has absolutely no access. Because my granddaughters, have a scientist as a mother, and she knows this technology. She spends quite a bit of time with them, and therefore knows although they are very reluctant. Both the girls are very reluctant. On the day when they have a class, they are very unhappy. On the day when they don't have classes, they are quite excited. They are very happy. Because sitting in this lifeless, system, and where there's nothing like interpersonal relation, and that they are not seeing the teacher in person, and the teacher is not seeing the child. She doesn't even know the mood of the child, and you are supposed to be teaching. So, a personal, interpersonal, face-to-face relation. Once, Yashpal, we invited him to give a talk. Yashpal said that face-to-face relation is the most intimate relation between human beings, between the teacher and the students. And there is no substitute. There is no substitute to the intense interpersonal relations, friendship, or movements, social movements, or even the teaching. Now, you want to substitute this by this impersonal. Yeah. So, I'm just stopping you right now. I'll come back to you again. Okay. I'll go back to Professor Nandita Narayan, then Radhika. I'll come back to again. Yes, I am looking forward to listen to her. So the insights that you have given are very, very much valid. The technology and the political spheres and the economic spheres interaction. I think taking cue from here, my question to Nandita ma'am would be the same. इससे पहले भी शुरू होने से पहले भी हम इस पे बात कर रहे थे. खुद सतगोपाल जी ने बात बताया कि पूरे देश भर में अगर हम लोग उन घरों का आकलन ले जिनके पास इंटरनेट है, और खासकर उनके घर में अगर कोई 5 साल से या 24 साल के बीच में कोई नौजवान हो, उतने कितने घरों के पास इंटरनेट एक्सेस है? मात्र 8 या 9% के आसपास है. और सारे लोगों का अगर इंटरनेट एक्सेस का हम लोग डाटा देखें तो पूरा देश भर में रूरल एरियाज में 20% है, और आपके अर्बन एरियाज में 30%. और ये फिक्स्ड ब्रॉडबैंड बेस्ड नहीं, बल्कि कोई भी स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्शन हो वो वाला डाटा है. इस स्थिति में क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और टीचर्स की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेना अपने आप में एक सवाल है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी. क्या ऑनलाइन एजुकेशन एक्चुअली एजुकेशन है, जो प्रोफेसर हरगोपाल भी कह रहे थे कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होना जरूरी है, सोशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है. क्या ऑनलाइन एजुकेशन को हम एजुकेशन कह सकते हैं? पहली बात. और दूसरा, टीचर्स का ट्रेनिंग कैसे इसमें इम्पैक्ट करता है? क्योंकि मैं कहीं पे ये भी पढ़ा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एज अ टूल एजुकेशन में फायदा दे सकता है, बट उस टूल को ही आप एजुकेशन बना देंगे तो एजुकेशन में एक्सेस नहीं रहेगा. एंड मैं और एक ये बात कि अगर लोगों के पास इंटरनेट नहीं रहेगा और ऑनलाइन क्लासेस होंगे तो उसमें आरक्षण का सवाल पे मैं दोबारा फोकस लाना चाहता हूँ. इसको लेके कहीं पे भी बात नहीं हुआ. ऑनलाइन एजुकेशन होगा तो उनकी एक्सक्लूजन होगा. इस पे आप अपनी बात 3-4 मिनट. नहीं, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत ही चिंताजनक बात है कि 1 मई को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करते हैं कि नई शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु ऑनलाइन शिक्षा है. जिस चीज को लेके पूरा देश परेशान हो रहा है, जिस चीज को लेके हम डिजिटल डिवाइड के बारे में बताते जा रहे हैं, जैसा अभी प्रोफेसर हरगोपाल ने बताया, महिलाओं का क्या हाल हो रहा है घरों में. लॉकडाउन के पीरियड में जब बीमारी फैल रही है, उस टाइम पे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा केंद्र बिंदु हो गया है. पहले हम समझ रहे थे कि एक चैप्टर है इस पे कि हाँ ठीक है, उसका भी हमने विरोध किया, लेकिन केंद्र बिंदु तो एक पूरा नया पहलू इसके बारे में हमारे सामने लाता है. और इसके तुरंत बाद सारे जितने बिजनेस पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, मैंने गूगल करके देखा, बिजनेस वर्ल्ड वगैरह, इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद कहने लगे कि अब हमारा जो बिजनेस है ऑनलाइन एजुकेशन का हिंदुस्तान में $3-4 बिलियन से बढ़ के $18 बिलियन 2024 तक हो जाएगा.
और गूगल के सीईओ ने अनाउंसमेंट किया कि मैं इतना $1 बिलियन अंबानी के ऑनलाइन एजुकेशन स्कीम में दे रहा हूँ, तो सारा धंधा है। और तब हम समझ सकते हैं कि यूजीसी, जिसने अप्रैल में एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी कि यूनिवर्सिटीज और स्टेट्स तय कर लें कि फाइनल सेमेस्टर में एग्जाम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसमें उन्होंने यू टर्न करके जुलाई में फिर अनाउंस किया कि नहीं, ये तो मैंडेटरी है। अब झगड़ा चल रहा है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल है। यूनिवर्सिटीज की तैयारी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुबह से रात तक हमारा ईमेल अकाउंट डूटा का फ्लड हो जा रहा है, स्टूडेंट्स रो रहे हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स मेरे सेंट स्टीवेंस कॉलेज के जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हैं वो भी रो रहे हैं, उनका हाल खराब हो रहा है। तो इस तरह के ट्रॉमा को आप इन्फ्लिक्ट करें, और क्यों अभी इसी वक्त बिजनेस चलाना है, अभी इसी वक्त प्रॉफिट बनाना है, हम इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए पार्लियामेंट का इंतजार नहीं किया, एनईपी अनाउंस कर दिया। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बालाजी, मैं इसमें सहमत हूँ। और दूसरा ये है कि जाहिर है जब आपके इतने कम लोगों को एक्सेस होगा, ये सिर्फ ऑल ओवर द स्टेट्स तो है ही, लेकिन इवन इन 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमने भी सर्वे किया, 55,000 स्टूडेंट ने लिख के हमें बताया कि हम ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस नहीं कर पाए। टीचर्स को कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूशन की तरफ से जरा सा भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट हमको मिला, अपने बलबूते पे कोशिश कर रहे हैं। मैं भी स्मार्टफोन पे ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नेट जो है लैपटॉप पे बार बार हर 5 मिनट में गायब हो जाता है। अपने घर से, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीवेंस कॉलेज के अंदर रहती हूँ, और मैं अपने इस तरह का एक इंटरेक्शन नेट के थ्रू नहीं कर पाती जो क्लास में जरूरी होता है। तो एक तो ये एक्सेस का बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी शिक्षा नीति का मतलब क्या है। क्या हम लोगों को एम्पावर करेंगे कि अमीर को, जो 1% अमीर है उनको और ज्यादा अमीर कर देंगे, और गरीबों को बिल्कुल ढक्के गड्ढे में डाल देंगे। ये तो कभी भी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने नहीं कहा था कि हमारी शिक्षा का मकसद है कि अमीरों को और अमीर बनाए, जबकि देश में इतनी स्टैगरिंग इनइक्वालिटी शुरू से रही है, पेट्रियार्की रही है, फ्यूडल सिस्टम रहा है। लोगों को अपने फेट से ऊपर उठा के हम लोगों को एम्पावर करके तभी डेमोक्रेसी बनती है। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है, ऐसे देशों में जैसे अमेरिका वगैरह, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस बहुत बढ़िया है, रहा है, वहां भी कभी भी नहीं समझा गया कि ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन रेगुलर शिक्षा का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। उसके जितने भी लर्निंग आउटकम्स, खासतौर से जब 2008 में 9 में ये सब जबरदस्ती किया जा रहा था यूनिवर्सिटीज में, जितने भी लर्निंग आउटकम्स आ रहे थे बहुत ही बेकार आ रहे थे। इट इज नॉट इवन डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग अगर इग्नू के हमारे साथी जैसे बताते हैं, उसमें आपके हर जगह डिसेंट्रलाइज तरीके से यूनिट्स होते हैं, वहां पे एकेडमिक होते हैं कि जो लोग मटेरियल तैयार करते हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ इंटरेक्शन पर्सन टू पर्सन उसमें भी होता है। ये जो ऑनलाइन शिक्षा में आपका जो रिमोट वो इंटरेक्शन है, उससे आपका कोई भी उस तरह से लर्निंग नहीं हो पाता, डायलॉग नहीं हो पाता है। जो एक क्लासरूम डेमोक्रेटिक स्पेस होती है जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं, एक इंटरेक्शन से सीखते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी सीखते हैं, वो सब कुछ नहीं हो पाता है। ह्यूमन बॉन्ड्स बन ही नहीं पाते हैं। तो आप एक सप्लीमेंट्री सिस्टम की तरह, हाँ आप एक्स्ट्रा कुछ अगर करना चाहते हैं, किसी और देश का कोर्स या दूर का कोर्स, वो ठीक है, उसमें किसी को इतराज नहीं है, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट। अब यू कैन नॉट प्रमोट क्रिएटिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग थ्रू जस्ट दिस ऑनलाइन शिक्षा, इवन इन द कंट्रीज वेयर इंटरनेट एक्सेस इज गुड। तो एक तो ये वाला था, ये वाली बात थी। तुमने मुझसे ये पूछा नहीं बालाजी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी, ये 4 ईयर प्रोग्राम बला जो है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे पर थोपी गई, मेरे मन में थोपी था, गई है, मेरे मन में वो सवाल था, बट मैं हम भूल गया। इससे गुजर चुके हैं, इतनी खराब। अब वही चीज ये लास्ट 4 इयर्स ऑफ स्कूल में डालना चाह रहे हैं, खिचड़ी। मतलब आप गुलाब जामुन ले लो, उसके ऊपर टमाटो सॉस डाल के खा लो, तो वो शिक्षा कहलाएगा? नहीं, ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होना हम भी चाहते हैं, लेकिन आपके जो कंस्ट्रेंट्स है उसके अंदर आप टीचर्स देंगे कि नहीं देंगे, एक्चुअल वो चॉइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में सारी चॉइसेस हमारी खत्म कर दी। इंस्टीट्यूशन कहता है हम तो चॉइसेस ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि आप टीचर नहीं दे रहे हमें। तो जिस तरह से वो कहा गया, और जो खिचड़ी हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में 4 ईयर प्रोग्राम में पकाई गई थी, इतना लो स्टैंडर्ड था उसका कि स्टूडेंट्स रिबेल्ड अगेंस्ट इट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर ऑन द स्ट्रीट एंड हमको उनको वापस करना पड़ा। लेकिन एग्जिट पॉइंट से मुझे और ज्यादा इतराज है
1 साल बाद छोड़ के चले जाएंगे, उनको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ के चले जाएंगे, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। एंट्री तो होगी नहीं अनलेस यू आर थिंकिंग कि हमारे ऑलरेडी क्लासरूम 200 लोग आ रहे हैं, क्लासरूम में बैठने की जगह नहीं है, कहाँ से आप और लोगों को एंट्री कराएंगे। लेकिन एग्जिट जरूर होगा, तो लोगों को एग्जिट करने के लिए इनकरेज करना, इसमें मार्जिनाइज सेक्शन के लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, महिलाएं जिनसे कहा जाएगा शादी कर लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनसे कहेंगे आप जाइए और हम आपको सर्टिफिकेट देंगे जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। खत्म कौन करेगा 4 साल का प्रोग्राम? वही खत्म करेगा जो टॉप 1% प्रिविलेज सेक्शन है। वंस अगेन इट विल इंक्रीज द इनइक्वालिटीज इन अ स्टैगरिंग मैनर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इक्वलाइजर। दूसरा, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोर्स डिजाइन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम फाउंडेशंस ले करेंगे, फिर धीरे धीरे हम ये सोचते हैं कि स्टूडेंट कंप्लीट करेगा कोर्स। अगर हमें बताया जाएगा कि 1 साल के बाद लोग छोड़ देंगे तो वो कोर्स का डिजाइन एकदम अलग होता है। तब उसमें हम थोड़ा अप्लाइड डाल देंगे, थोड़ा कुछ और डाल देंगे ताकि वो कुछ सीख के जाए जिसको वो मार्केट में यूज कर पाए। और अगर वो करेंगे तो दूसरे वालों की स्टडीज डाइल्यूट हो जाएंगी, फिर वो बेस नहीं बन पाएगा। तो आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। ये हमने पाया कि हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो गया था ये FYUP में, और ये CBCS में भी एकदम हमारा ऑनर्स प्रोग्राम जबरदस्त इसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है इससे और सेमेस्टर सिस्टम से, और ये हम इससे गुजरे हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस में या पोस्ट ग्रेजुएट में थोपा जाए। तो ये सारी बातें जो हैं जिसमें एकेडमिकली भी एक्सेस के तौर पे रिजर्वेशन पॉलिसी जब है तब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। कितने सालों से हम लड़ रहे हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है टीचर्स का, SC ST OBC टीचर्स का पूरे देश में देख लीजिए, अबिस्मल। जब कानून है तब नहीं इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हम जो प्रिविलेज क्लास हैं हम अपने क्लास इंटरेस्ट के बाहर एक्ट नहीं कर पाते। जब क्लास इंटरेस्ट और जस्टिस में क्लैश होता है तो क्लास इंटरेस्ट प्रिवेल करता है। तो डिसीजन मेकिंग में हम ही जो हैं, जो रूलर्स हैं इस देश के, जो सवर्ण हैं बाय एंड लार्ज, तो आप नहीं कर पाए। जब कानून ही हटा दिया जाएगा तो आपकी पॉलिसी में मेंशन ही नहीं है, तो कहाँ से आपको रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा? अपने 80 नहीं 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। खास तौर से जब इतनी महंगी शिक्षा हो जाएगी तो आपको रिप्रेजेंटेशन एक्सेस मिलने का कोई सवाल नहीं होगा। तो ये मनुवाद की तरफ हमको ले जा रही है पॉलिसी। नंदिता जी, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि अभी 2 और वक्ता है हमको वो 15 मिनट में। थैंक यू, आपने बहुत विस्तार में रखा और मेरे से वो छूट हो गई थी। मैंने सवाल मन में बना लिया था कि वो 4 ईयर वाला आपसे पूछूंगा, बट नहीं हो पाया। तो राधिका जी से मैं जो पहले भी 2 सवाल इंडिकेट किया था, मैं उसी से वही सवाल करके मैं आपके बात भाषा और स्कूलों के एक्सेस, क्योंकि लंबे समय से सामाजिक नहीं, क्योंकि लंबे समय से कॉमन स्कूल सिस्टम का हमारा डिमांड था कि जिस मोहल्ले में बच्चे पढ़ते हैं उस मोहल्ले में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू हो, ताकि सारे उस कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, वो जाएंगे उस स्कूल में समानता से पढ़ेंगे, तभी उस स्कूल का बेहतरीकरण भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। जब कोई अमीर बच्चा पढ़ता है पब्लिक फंडेड स्कूल में या पब्लिक स्कूल में, सरकारें उनके इंटरेस्ट में कम से कम उन स्कूलों को बेहतर करती है। ये कॉमन स्कूलिंग सिस्टम में एक तरीके का ये चीजें निकल के आई। अब उस सिस्टम के बारे में NEP जिक्र नहीं करता है। स्कूलों को जो बंद करने की बात एक तरीके से कहा, और उसके साथ साथ जो लैंग्वेज क्वेश्चन है, इस पे आपका राय। उससे पहले एक चीज मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जैसे केंद्रीकरण के बारे में जो हरगोपाल जी ने कहा, वो एक्चुअली स्कूली स्तर पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि एक तरह से एक स्कूली शिक्षा में विकेंद्रीकरण, एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उस पे प्रयास हुए हैं। स्कूली शिक्षा जो है एक तरह से लोकल बॉडी से लेकर स्टेट एजेंसीज तक उसके लिए पाठ्यक्रम हो या उसके रेगुलेशन से उसको चलाने का हो, सब गवर्नेंस में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज, लोकल बॉडीज के सब रोल होता था। इसमें हम लोग एक बहुत बड़े स्तर पर एक केंद्रीयकरण दिखता है, और ये लगभग हर क्षेत्र के, शिक्षा के हर क्षेत्र में है। क्योंकि अगर आप बॉडीज देखेंगे, इतना कि आप कोई भी बच्चा किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हो, वो क्या सीख रहा है, उसका क्या लर्निंग आउटकम होगा, उसका फाउंडेशनल, जैसे एक पूरा सेक्शन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो यानी कि उस बच्चे का संदर्भ का कोई मायने नहीं है, वो उसका फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए एक पूरा एक मिशन, नेशनल मिशन तैयार होगा, जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी पर काम करेगा। इसी तरह से पूरे असेसमेंट के लिए एक पूरा एक से जैसे परख करके कुछ बनाया गया है, और एक तरह से बहुत
बहुत सारे नेशनल सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिसके नीचे कुछ नहीं दिखाई देता, पर सबसे ज्यादा जो एक तरह से सेंट्रलाइजेशन जो दिखता है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जो करिकुलम होगा वो एनसीईआरटी भी नहीं, वो एमएचआरडी तय करेगी सीधा ना। नथिंग कैन बी मोर लाफेबल देन दैट कि एक तरह से सबसे फाउंडेशनल लेवल पे जो करिकुलम होगा उसका पूरा देखरेख जो है ऊपर की स्तर से एमएचआरडी की तरफ से होगा ना। तो इसका असर एक तरह से भाषा के संदर्भ में, इसका असर भाषा पर भी होगा, इसका असर सामाजिक न्याय पर भी होगा, क्योंकि आप जितना विकेंद्रीकरण के आप जितना केंद्रीयकरण के बारे में बात करते हैं वो एक तरह से बहुत सारा निर्णय जो कि लोग एक तरह से संघर्ष कर कर अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और जिससे वो जीत सकते हैं, वो एक तरह से उनसे हट जाएगा और बहुत ही एक तरह से सेंट्रलाइज्ड तरीके से होगा। इसका हम लोग भाषा और जैसे सामाजिक न्याय का अगर हम लोग देखें, वो कई जगह जैसे इसी ही है, क्योंकि अगर उसको लागू, अगर ये तो बहुत लंबे समय से आरटी लागू होकर अभी 10 साल होने वाले हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के, तो ये हो सकता था कि अगर राइट टू एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है, उसको एक तरह से उसके एक लीगल राइट बनाना है, आपको उसका एक्सपैंड करना है और भी लोगों को शिक्षा की पहुंच और उसमें भागीदारी बढ़ानी है, तो एक तरह से राइट टू एजुकेशन को एक्सपैंड करने की बात हो सकती थी। पर उसके बजाय एक तरह से वो उसको एक टोटली एक डिफरेंट तरीके से उसको पेश किया गया है। उसको बेसिकली एक स्ट्रक्चरल करिकुलर ना चेंज, जैसे 5+3+3+4 करके किया गया है। अब इसके तहत वो इस पूरे कॉस्मेटिक चेंज के तहत वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये मिस आउट हो जा रहा है कि ये इन क्षेत्रों में अगर सच में शिक्षा, अगर ऐसे सोशल ग्रुप्स के तक पहुंचना है जो कि शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो उसको राइट टू एजुकेशन को नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना है उनको, ताकि स्कूल के गुणवत्ता के स्तर पर वो उनको उपलब्ध हो। पर उसके बजाय क्या हुआ, वो उसको ही प्रोविजनिंग मिनिमम नॉर्म्स को हटा दिया गया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो डिस्टेंस लर्निंग है वो अभी एक्चुअली वो ऐसे बच्चे, जैसे एक पूरा सेक्शन है ड्रॉप आउट्स पर, और उस ड्रॉप आउट्स में हम लोग जानते हैं कि कौन ड्रॉप आउट होते हैं अक्सर, क्योंकि ये सब अभी इतने साल बाद तो पूरे ये राइट टू एजुकेशन के एक्ट के बाद और उससे पहले के भी जितने प्रयास हैं, तो उसमें जो पूरा एस्पिरेशन फॉर एजुकेशन और अवेयरनेस फॉर एजुकेशन तो है ही, पर लोग अगर स्कूल से छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो सामाजिक स्थिति उनको एक तरह से मजबूर करती है, या स्कूलों की परिस्थिति ऐसी है कि उनको वो उसको पूरी तरह से उस तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो इसके बावजूद वो उस ड्रॉप आउट वाले सेक्शन में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें शुरू में कहते हैं, पर आखिर में वो किससे एंड करते हैं वो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी। उसमें वो एक्चुअली कहते हैं कि जो NIOS जो है उसके माध्यम से अब ग्रेड 3 यानी कि क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 भी उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, यानी कि अब डिस्टेंस मोड में ऐसे बच्चों को जो कि एक्चुअली एक तरह से जिनके पास वो स्कूल एजुकेशन तक पहुंचने के लिए कल्चरल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल एक तरह से नहीं है, एक तरह सांस्कृतिक पूंजी और आर्थिक पूंजी जिससे नहीं है, वो बच्चे अब ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एक तरह से वो पढ़ेंगे, उन ड्रॉप आउट्स को रोका जाएगा। अब ये एक तरह हास्यास्पद है क्योंकि एक तरह जो बच्चे जो छोड़ के जा रहे हैं वो एक तरह से इन सारी परिस्थितियों की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। तो एक बहुत सारी चीजें हम लोग इसलिए देख पाते हैं जब जिसके तहत शिक्षा की पहुंच तो एक तरह से लिमिटेड हो गई है, और उसके लिए एक तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी को एक तरह से विथड्रॉ करती है क्योंकि वो उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। वो एक तरह से वो ओपन आउट करती है इस बात को कि जो लोकल कम्युनिटी है वो उसको इसकी जिम्मेदारी लें। इनफैक्ट बहुत फाउंडेशनल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए वो और कई तरह से स्कूलों की पहुंच को बढ़ाने के लिए वो एक्चुअली कहते हैं कि वॉलंटियरिज्म
यानी कि वॉलंटियर्स के माध्यम से जो है कि स्कूल का एजुकेशन का एक्सपेंशन हो। अब वॉलंटियर्स के माध्यम से किस तरह से एक्सपेंशन होगा, वो सबसे ज्यादा हम लोग को दिखाई देता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, क्योंकि अभी जो हम लोग जानते हैं कि वो जैसे आंगनवाड़ी का एक्सपेंशन होगा, आंगनवाड़ी का इनकॉर्पोरेशन होगा बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी एक तरह से अंडरपेड ओवरवर्क्ड स्टाफ हैं, और एक तरह से वो एक तरह से एक उनको ऑनरेरियम मिलता है, वेज नहीं है ना, एक तरह से वेज वर्कर्स नहीं है वो, और उसके बावजूद उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि और अक्सर ये आंगनबाड़ी में, क्योंकि प्री प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, वो ऐसे नहीं है कि प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी में जो जाते हैं वो एक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक तरह से सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से वो वहां पर उनको जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो वहीं पर उपलब्ध होती है। अब उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्चुअली बहुत सारी प्रोविजनिंग नहीं है, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं है। एक तरह से वॉलंटियरिज्म को ज्यादा बल देकर हम लोग देखते हैं कि पूरा ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें सरकार अपने से ज्यादा वो वॉलंटियरिज्म पर ज्यादा बल देती है, वो अपने से ज्यादा एक तरह से प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स पर बल देती है। तो ये एक ऐसी शिक्षा नीति हम लोगों के सामने आई है जिसमें सरकार अपने क्या जिम्मेदारी है वो उस पर बोलती नहीं है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है सामाजिक न्याय के संदर्भ पर, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारी और चीजों के साथ मिक्सअप किया गया है। जैसे अगर हम लोग देखें इसमें ये जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का मामला है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं एक तरह से अगर सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखा जाए तो समानता एक बहुत महत्वपूर्ण है, पर इक्वालिटी के बजाय यहाँ पर इक्विटी का मेंशन है। इक्विटी का भी अगर हम लोग चलो मान लेते हैं कि इक्विटी का मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि पॉलिसी और प्रोग्रामेटिक स्तर पर वो जरूरी है। अगर पॉलिसी और प्रोग्रामेटिक स्तर पर ये जरूरी है तो ये ऐसी क्यों है कि बहुत सारी जगह हम लोग नॉन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स नॉन को इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस पीपल विथ जैसे जो पूरा एक सेक्शन है इक्विटेबल एजुकेशन के लिए सामाजिक न्याय के संदर्भ में जो बहुत ही जरूरी है, उसको एक तरह से एक कैटेगरी है जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन था, SEDG डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो यानी कि जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कैटेगरीज को मर्ज किया गया है। तो उसमें जेंडर आइडेंटिटीज भी है, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज है, ये है सेक्शन 6.2। इसमें ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज भी है, डिसेबिलिटीज भी है, और एक तरह से माइग्रेंट कम्युनिटीज भी है। तो यानी कि बहुत विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग भी है, ऑर्फन्स एंड चाइल्ड बेगर्स भी है। यानी कि अगर पॉलिसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं और अगर इस कारणवश इक्वालिटी को ड्रॉप किया गया है और इक्विटी के बात की गई है, तो तब ये जरूरी था कि ये डॉक्यूमेंट इन सारे सेक्शंस के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर भी बल दे। इन सबको क्लब कर एक साथ पेश करना का मतलब ये है कि वो एक तरह से इन किसी भी सेक्शंस के प्रति एक तरह से सीरियसनेस नहीं है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय का भी एक लिमिट है, तो मैं आपको यहाँ रोकूंगा फिर, क्योंकि बहुत सारा चीज है, अलग अलग कई बार हम लोगों को इस पे चर्चा करनी होगी। तो सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मैं हरगोपाल जी के पास जाऊंगा और उसके बाद कंक्लूड करना पड़ेगा हम लोगों को। 1 घंटे के ऊपर डिस्कशन हो गया, कई अलग तरीके से हमने बात किया। प्रोफेसर हरगोपाल जी, आई जस्ट वांट टू add to what you have said about inequality and exclusion, and the point that you have raised about how 20% of the population would get the majority of the funding. In India, according to the 2011 socioeconomic census, 90% of the families in India earn less than 10,000 rupees per month. So it's only 10% of families who have who earn more than 1.5 lakh per year. So in that situation, when we are looking at a model, as I'll go back to that again, where the students will have to pay education loan, and I was just reading a comment from one of our viewers who has said how in United States the government are contemplating of providing free tuition fees in higher education, where student movements are happening to make tuition fees free, and students be
relieved of student debt. It's more, I mean, I think it's more than $2 trillion student debt on on students over there. Even the movement was started though by Bernie Sanders, but Joe Biden and others also, in a certain sense, are saying yes, there should be a cap on tuition fees. People should be tuition fees should be accessible to everyone. In that scenario, when the West is leaving the model, rejecting the model which it has adopted for a long time, now we are going back to a model which has been discarded and being pushed by the World Bank in a sense. It is such an irony that World Bank is wanting education to be commodified here, and WTO is wanting agriculture to be commodified on the other side, and government is intervening at both spheres, and every sphere trying to give each other their own share. I would like to ask you to make the concluding argument. We have 5 to 6 minutes, and after that we'll have to end this live. Yeah. Yeah. So over to So, you. since you have given the example of United States, for a very long time, of course, they had a common school, and even higher education was largely supported by public funding, and there was a scholarship scheme and all that. Now, what has actually happened in United States after the Vietnam War? See, America has experienced a jolt because all campuses were opposed to American intervention in Vietnam. And they became very militant. And campuses went absolutely. And after that experience, the rulers and corporate realized that they have to control the students. So somehow they have to regulate them. So what they have done is, in the place of scholarships, in the place of public funding, they have brought a loaning. You have to take a loan from the banks. And in fact, there was a very good book, How American Universities Were Destroyed. So in that book, he gives a graphic presentation that then when they brought the loan, there is a difference between a scholarship and loan. Scholarship is a right. Loan becomes an obligation. The minute I take a loan for my education, I am more worried how to pay back the loan. So I'm more interested to complete and somehow get a job. I become career oriented, not social oriented, not responding to social concerns. But a student becomes more interested in the career, and and America has seen that when Saddam Hussein was hanged, there was no absolutely protest in any American university. Whereas there was so much of protest when America entered into it, and he links this to basically the financing of education. So what is therefore happened, that American youth also recognize that taking a loan, and they also have 10% unemployment, and they are worried, they have a lot of concern. Now, through harsh experience, the American youth realize that public funding of education is again should come back. And perhaps from that type of, consciousness comes Sanders. Sanders is a product of these concerns of what is happening in America because of the neoliberalism. That they have given up common school, they have introduced vouchers, and they have closed down the schools. And actually, after they have closed down the common school, the children were to go to a different place, so they travel. I think in the last 5-6 years or so, 143 children have been killed in Chicago by the gangs, because America has a lot of gangs. Every region controlled by a gang. And this gang doesn't want the children belonging to the other area to come to their area. And they have experienced the enormous violence against the children in US. When New Orleans, they had a major disaster when the people were busy in reconstructing their houses, rebuilding their life. And by the time, they recovered, they found that all public school, common schools have been closed. Because they found we introducing new education policy in COVID crisis. They found a crisis, and since they thought that people are concerned with something else, not with education, they have closed it down, common school, and they gave vouchers and said that you go to school. The chartered schools are private schools.
So in other words, public funding in America, as far as America is concerned, American youth are concerned, American parents are concerned. I know that there was one of my friends, she carried a major struggle for a common school. We were about to close down the common school. So this is the experience. That's why today they are saying that the tuition fee should be paid by publicly, it should be financed. Publicly, it should be funded. And I think the youth of America perhaps have recognized gradually that. When you come back to India, the same thing is happening. On the campuses, the students who get scholarship as a matter of right, because they come from the different marginalized sections, and it's the responsibility of the state. It is a constitutional commitment. You have to finance or fund the education of the children and the education of the student. Now, what government is trying to do is that have some finance, some ban, some educational fund, and they will be given loans and all that, and thereby make the student completely politically insensitive. The depoliticization. It's a process of depoliticization of the campuses. And the present government is absolutely, they know that what the power of the youth of the country. They have seen how the youth can, respond, can react, because they have idealism. They have a future, long future. They have some conception of an alternate society. So therefore, I think this, as far as financing and funding is concerned, when they say philanthropy or when they say that private partnership and all that, in fact, say when they talk of philanthropy, which Radhika ji was mentioning, these 3-4 days back, Economic Times carried an editorial. They said, why would the private people come into the education if you have to become? It's not charitable. That's what they said. It's not charitable. And they title it as a self-goal. By opposing a profit-making institutions, you have made a self-goal. This is what they are saying. So already there is a power, and therefore these people said on fee there is no regulation. They have a very strong regulatory agency, tight, but bright, whatever nonsense they are using. But you find that on the one hand you talk in terms of the philanthropy. Now, when you talk of philanthropy, why don't you regulate a company fee system? Why don't you say that they say for 40 to 50% people, children will be given affordable by the private institution? Why would they give? And at the same time, you are not regulating the fee. And are the richer children willing to cross-subsidize the education of the weaker section? And why would the corporate fellow invest his own money? So therefore, finally, they will end up as shops. Basically, as far as the private institutions are concerned. As far as public institutions are concerned, we have seen in University of Hyderabad that the scholarship that is given to the Dalit children and the backward class children, it was always there was a gap between the mess fee and what they were getting as scholarship. That itself created a hell of a problem. Most of the students were not able to pay their mess fee. What in JNU you people fought, right? And they were not able to pay the fee. And every academic council, the UGC and the government keeps on writing, raise the fee. And the students were completely opposed. So every academic student will barge into academic council and they say that we don't allow you to raise the fee. Then we didn't know how to cope with this demand from the MHRD and the UGC and the demand from the students. So I suggested, because I also was in some sort of advice, so I suggested the Vice Chancellor, and we called the Dalit students and the tribal students. We had a negotiations. We said, wherever you are falling short of your fee, the mess fee, we will produce earn while learn. And we started giving them 2 hours work every week, some helping a professor, supporting a work in the library. And we were paying that compensate. That's the situation of the Dalit boys. And you are talking in terms of the, the education system where you withdraw scholarship, public funding and all that and raise your own fee. So I think, this entire system is anti-people, anti-poor. Yeah. And this is only for those children or those students who come from the better off family. They can pay any amount of fee, right? And they can afford private education, they can go abroad, they can go to universities. But therefore, the education policy, what I said in the beginning, does not address the problems of 80% of the people of this country.
It addresses it caters to the needs of just that small section, that elite section of the society. Again, education is becoming elitistic. I think at this point we'll have to end the live also. I think the point that you made valid, and which is coming more clearer from what Nandita ji has said and Radhika ji has also said, that every place, in every school education, in higher education, it is the elite who are benefiting. And मुझे लगता है इसी चीज के साथ सारे वक्ताओं को शुक्रिया अदा करते हुए कि इस पे अलग अलग विषयों पे और चर्चा करना पड़ेगा, जो हरगोपाल जी ने भी बोला अभी कि कहीं ना कहीं शिक्षा में जो हम लोगों ने एक प्रोग्रेसिव लड़ाइयां लड़के उसको डेमोक्रेटाइज करने की लड़ाई की तरफ हम बढ़े, अब दोबारा कहीं ना कहीं उसको एक्सक्लूसिव और एलिटिस्ट बनाने के तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे एक एनालॉजी की तरफ ही ये लग रहा है। 90 के दौर में जब राम जन्मभूमि की आंदोलन एक तरफ चल रही थी और मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था, और जो एंटी मंडल ताकतों ने जिस तरीके से आंदोलन चलाया, बीजेपी और आरएसएस ने राम जन्मभूमि का आंदोलन को और फायर दिया ताकि मंडल के खिलाफ भी एक धार्मिक लड़ाई में वो लोगों को डालने के लिए, ताकि सोशल जस्टिस ना हो। और दूसरे तरफ कांग्रेस की नीतियों ने प्राइवेटाइजेशन को खोला है। आज कहीं ना कहीं उसी तरीके के राजनीति नौजवानों के बीच में हम देख रहे हैं कि सोशल जस्टिस को एलिमिनेट किया जा रहा है, सोशल जस्टिस को हटाया जा रहा है, फिर से बाजारीकरण हो रहा है, बट इस बार टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के हाउसेस के थ्रू, और उन्हीं नौजवानों को धार्मिक और हिंदू मुस्लिम या हेट में उलझाते हुए कैसे सरकार ने एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया है, ये एक वास्तविकता दिख रहा है। एंड मुझे लगता है ये अंतिम चीजों को हरगोपाल जी को थैंक यू कहते हुए आप बहुत अच्छे से इस टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट को हमको बताया, राधिका जी को जो स्कूल वाले शिक्षा के बातों को रखा, और नंदिता जी को, हाँ मैं वो फिर से मेरे से छूट हो गया था, 4 साल वाला आपसे पहले ही पूछना चाहिए था, बट वो लास्ट में आया। इसी के साथ थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने इस 1 घंटे 20 मिनट का पूरे हमारे चर्चा में रहे हैं। कोशिश हम लोग आगे ये करेंगे कि जो चीजें आज छूट गया हम लोगों से बात करने में, उन विषयों पे और आगे अलग अलग तरीके से और एक्सपर्ट्स के साथ एनईपी के ऊपर एक समाज में एक असलियत को लाया जाए। मैं शायद इसी बात से इसको खत्म करूंगा। अंबेडकर ने अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा कि इंडियन सोसाइटी में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। मुझे लगता है उसी ग्रेडेड इनइक्वालिटी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनलाइज कर रहा है, उसी एक्सक्लूजन को नेशनलाइज कर रहा है। बाहर करो और बाहर रखो फिलॉसफी को पॉलिसी वाइज और प्रिंसिपली अब कानूनी प्रक्रिया में उसको नेशनलाइज कर रहा है। इसी के साथ आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।